ई-मोबिलिटी, व्हीकल एंड फ्यूचर मोबिलिटी से जुड़े हुए आज के इस महत्वपूर्ण सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत सरकार के सड़क परिवहन, राजमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री परमेश्वरन अय्यर जी, प्रमुख सचिव परिवहन श्री एल वेंकटेश्वरलू जी, श्री प्रशांत बनर्जी, श्री सुशांत नायक, श्री राम टुलरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी काशिश ग्रुप, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और जिन्होंने इस क्षेत्र में कुछ नयापन किया है, ऐसे उपस्थित सभी मित्रों, मैं आप सबकी ओर से और प्रदेश शासन की ओर से आज के इस सत्र के मुख्य अतिथि माननीय श्री नितिन गडकरी जी का यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या भूमिका का निर्वहन कर सकता है, वह पिछले 9 वर्ष के अंदर एक नए भारत की जो तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको देखने को मिल रही है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के वास्तव में जो मुख्य, यानी जिसको आप एक सीईओ कह सकते हैं, वो आज आपके सामने हैं और वह हैं भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी। मित्रों, ये संवाद हम सबको भले ही इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से प्राप्त होगा ही, लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि व्यक्ति हो या समाज, अगर हम समय से एक कदम आगे चलने की स्थिति में नहीं होंगे तो समय हमें पीछे धकेल देगा। हम विकास की मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाएंगे, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। हमें हमेशा समय से एक कदम आगे बढ़कर के सोचना पड़ेगा और ई मोबिलिटी में और उसकी फ्यूचर की क्या संभावनाएं हैं, इस सत्र में अपना मुख्य उद्बोधन देने के लिए जिनके पास ये विजन है और उस विजन को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने की एक क्षमता है, वह नाम है नितिन गडकरी जी के रूप में। वह व्यक्तित्व आज हम सबके सामने आए हैं। मैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के प्रति उनकी शुभेच्छा रही है। उत्तर प्रदेश के और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम सबको देखने को मिलता है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर में उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको कैसे आगे बढ़ाना है, उसमें उनका मार्गदर्शन और सहयोग हमें निरंतर प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के हाईवे को 2 लेन को 4 लेन में, 4 लेन को 6 लेन में, 6 लेन को 8 लेन में, 6 लेन को 12 लेन का एक्सप्रेसवे भी, देश का पहला 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली से मेरठ के बीच में भी
विगत वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ किया जा चुका है। दिल्ली से मेरठ की दूरी 4 घंटे लगते थे और आज 45 मिनट में आप दिल्ली से मेरठ आ सकते हैं। मुझे याद है जब 2 जनवरी को प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2 जनवरी 22 को मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करना था। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास वहां प्रारंभ प्रस्तावित था और उस शिलान्यास के कार्यक्रम को करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम भी दे दिया था, लेकिन विजिबिलिटी के कारण पायलट ने अलाउ नहीं किया। तो मेरे पास जानकारी हुई तो मैंने हिम्मत की, मैंने कहा अगर पीएम साहब बाई रोड आ सके तो लोगों के लिए कल्पना थी क्या ये संभव हो पाएगा। ये वो समय था जब किसान आंदोलन चल रहा था। तो उन्होंने कहा क्या तैयारी है, मैंने कहा भी अगर आ सके तो हम लोग तैयार हैं। दिल्ली से मेरठ आदरणीय प्रधानमंत्री जी बाई रोड आए और मात्र 45 मिनट से कम समय प्रधानमंत्री जी को वहां आने में लगा। मुझे याद है उससे पहले 5 साल पहले दिल्ली से मेरठ की दूरी 4 घंटे 5 घंटे लग जाते थे। लोग नहीं, अब मैं देखता हूं दिल्ली के लोग जो मेरठ के लोग हैं दिल्ली में काम करते हैं, वो दिल्ली में नहीं रहते हैं, वापस मेरठ आ जाते हैं, कार्य करके वापस आ जाते हैं। ऐसे प्रदेश के अंदर देश के अंदर कहीं भी इस कनेक्टिविटी का लाभ आज हम देख सकते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर कनेक्टिविटी को बेहतर होने का परिणाम इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की सफलता के पीछे वह भी एक रहस्य है। यही नहीं, देश का पहला वाटरवे प्रारंभ हो हल्दिया से वाराणसी के बीच में, वह भी आपके पास जब विभाग था आपने इस कार्यक्रम को भी प्रारंभ किया और अभी 13 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज का शुभारंभ वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में वह रिवर क्रूज भी प्रारंभ किया है, जो वाराणसी से प्रारंभ होकर के डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। उस विजन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के और वर्तमान की हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के फील्ड में हमारी क्या प्रोग्रेस है, हम लोग इससे आगे जाकर के हाइड्रोजन एनर्जी का, इथेनॉल के साथ साथ ग्रीन एनर्जी के साथ साथ हम हाइड्रोजन एनर्जी का उपयोग इसमें कैसे कर सकते हैं, यह आज की और फ्यूचर की हमारी संभावनाएं हैं जिस फील्ड में हमें कार्य करने की आवश्यकता है। आज के दिन पे सच है कि देश के अंदर सबसे अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल उत्तर प्रदेश में है, लेकिन वह ज्यादातर ई रिक्शा के रूप में है। 2 व्हीलर सबसे अधिक कर्नाटक के पास है और 4 व्हीलर महाराष्ट्र के पास है। ये 3 राज्य देश के अंदर ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल के ज्यादातर जो फील्ड में है इन तीनों ने कार्य किया है और इसलिए उत्तर प्रदेश शासन ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी ला करके इस फील्ड की उन व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। मेरा मानना है जैसे आज के दिन पर हमारे पेट्रोल पंप है, इससे भी नजदीक हर 15 किलोमीटर की दूरी पर या 25 किलोमीटर की दूरी पर हम चार्जिंग स्टेशन स्थापित करवाएं। अभी से प्लानिंग होनी चाहिए, अभी से हम तैयारी करें, अभी से उस दिशा में कार्य प्रारंभ होंगे तो उन व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। और प्रदेश सरकार इस दिशा में अगर वास्तव में आपने देखा होगा, मैं जनवरी फर्स्ट वीक में नोएडा, ग्रेटर नोएडा में और गाजियाबाद में था। स्मॉग के कारण पूरी हवा वहां दम घुटू सी थी और वहां पर कुछ ही देर मुझे बाहर खड़ा रहना पड़ा था, पूरे आंखों में जलन होने लग गई थी। तो मैंने पूछा, मैंने कहा इतनी जलन क्यों हो रही है? तो पता लगा स्मॉग के कारण लोगों को सांस लेने में समस्या आ रही थी। हमें पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में अगर वास्तव में कदम बढ़ाने हैं तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को और फ्यूचर की
जो हमारी व्यवस्था है वह हाइड्रोजन एनर्जी के इस फील्ड में कैसे कार्य करते हुए हम लोग इस फील्ड की स्ट्रेंथनिंग में कार्य कर सकते हैं। वास्तव में जितनी डिमांड होगी और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे ही आप देखना कि यह अपने आप सस्ता होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना, इसके लिए नए स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना, राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस दिशा में कार्य करेगी। लेकिन प्राइवेट प्लेयर भी जब इस फील्ड में आएंगे तो इन संभावनाओं को और गति देने में मदद मिलेगी और इसको हम तेजी के साथ आगे बढ़ा पाएंगे। वैसे ही जैसे याद करिए मोबाइल फोन की पहले जब इनकमिंग कॉल भी 16 रुपए की पड़ती थी और आज कोई पूछता नहीं है, आज वो फ्री में उपलब्ध है। डिमांड हुई तो लोगों ने उसके साथ उसकी कीमत भी कटती गई, हटती गई और अंततः ऐसा हुआ कि फ्री में ही सुविधा प्राप्त होने लग गई है। उसके बहुत सारे फीचर आ गए, बहुत सारी चीजें आगे बढ़ चुकी हैं, हम उससे भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और ऐसे ही इस फील्ड में भी हमें ग्रीन हाइड्रोजन का हो, ग्रीन एनर्जी का हो, हाइड्रोजन एनर्जी का हो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस फील्ड में भी जो व्यापक संभावनाएं हैं इसको प्रोत्साहित करने की दिशा में हमें कदम बढ़ाने पड़ेंगे, इस दिशा में प्रयास करने पड़ेंगे। हाइड्रोजन एनर्जी अभी महंगी पड़ रही है, अभी वह उस पर काफी कार्य चल रहा है और अब जैसे जैसे हम इस फील्ड में आगे बढ़ा सकते हैं तो इसके बारे में नया विजन माननीय गडकरी जी का आज हम सबको यहां पर देखने और सुनने को प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में माननीय गडकरी जी का आज यहां पर मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। अपनी व्यस्तता के बावजूद उन्होंने इस समिट के लिए अपना समय दिया और जो भी देश और दुनिया से आए हुए निवेशकों को इस दिशा में प्रेरित करने के लिए आज अपना मार्गदर्शन देने के लिए स्वयं यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से उनका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आप सभी का जिन्होंने इस फील्ड में रुचि लेकर के बड़े तन्मयता के साथ इस पूरे समिट को अपना स्वयं का आयोजन माना और उसको सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान दे रहे हैं। आप सबका भी मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir, for sharing your vision. I would now request the Honorable Chief Minister to facilitate Nitin Gadkari ji. Thank you. Thank you very much. I would now like to invite the Honorable Minister for Transport, Government of India, Shri Nitin Gadkari ji. उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय परिवहन मंत्री मेरे सहयोगी आदरणीय दयाशंकर सिंह जी,
नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी परिवहन श्री एल वेंकटेश्वरलू जी, प्रशांत बैनर्जी, सुशांत नाइक, श्री राम तुलूरी, श्री हरि गौतम जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी, उपस्थित सभी मंत्रीगण, विधायकगण और उपस्थित सभी भाई और बहन, सबसे पहले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए मैं योगी जी का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश में पहली बार इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ, इसका विचार करके काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट देश के इतिहास में उत्तर प्रदेश में लाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है और कि उनकी ये विजन उत्तर प्रदेश के तस्वीर को बदल देगी। मैं अक्सर एक बात दोहराता हूं, यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आंखें दान किए जा सकते हैं पर जीवन में विकास की दृष्टि दान नहीं की जा सकती। एंड लैक ऑफ विजन इज अ बिग प्रॉब्लम। और उत्तर प्रदेश में गरीबी दूर करने के लिए रोजगार निर्माण करना पड़ेगा। रोजगार निर्माण करने के लिए इंडस्ट्री आनी चाहिए। इंडस्ट्री आएगी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार निर्माण होगा और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी। ये विजन का मैप तैयार करके एक प्रकार से ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स को यहां बुलाकर उत्तर प्रदेश को देश का विकसनशील राज्य बनाने का जो सपना योगी जी का है, उस दृष्टि से उनका ये जो प्रयास है वो बहुत एप्रोप्रिएट हाईवे पे चल रहा है। और योगी जी की गाड़ी, उत्तर प्रदेश की गाड़ी, इस एक्सप्रेस हाईवे से ऐसे स्पीड से दौड़ रही है कि जल्दी ही उत्तर प्रदेश की जनता को गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से निश्चित रूप से ये तकलीफ दूर होगी, ये मेरा विश्वास है। और मेरे मन में इसकी विशेष रूप से खुशी है कि योगी जी ने इस इनिशिएटिव को लिया है। सबसे पहले जिस सब्जेक्ट पर ये आज का सेमिनार रखा हुआ है वो देश के हमारे दो बड़े चैलेंजेस है, आह्वान है। एक आह्वान हमारे पास है कि इंपोर्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल। ये पेट्रोल, डीजल और गैस इकोनॉमी में अभी हमारे यहां 16 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट है। 16 लाख करोड़। और इस देश के इकोनॉमी से 16 लाख करोड़ हमारे बाहर जा रहे हैं। हम एनर्जी को इंपोर्ट करने वाला देश है। 85% हमारा पेट्रोल, डीजल इंपोर्ट होता है। और इसलिए अब हमको एनर्जी को इंपोर्ट करने वाला नहीं तो एनर्जी को निर्यात करने वाला देश बनाना है। और यही हमारे प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत का सपना है। और इस सपने में सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसी राज्य में है तो वो उत्तर प्रदेश में है। और योगी जी के नेतृत्व में यह सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है कि हमारे सोसाइटी के 3 इंपॉर्टेंट पिलर है, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। योगी जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि नोएडा में जाने के बाद कैसे प्रदूषण होता है, मैं दिल्ली में कम रहता हूं, जब भी आता हूं तो इन्फेक्शन हो जाता है। इसका कारण हमारे देश में साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम। और मैं जिसका मंत्री हूं और जिसके मंत्री दयाशंकर सिंह जी है, हमारे विभाग का कंट्रीब्यूशन 40% इस एयर पोल्यूशन में है बिकॉज ऑफ फॉसिल फ्यूल।
अब आपको यह पता नहीं है कि आपको डॉक्टर को कितना बिल देना पड़ता है, क्योंकि यह कैलकुलेशन नहीं होता। पर हमारे देश में हमको ऐसी नीति बनानी चाहिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। और इसी बात के लिए योगी जी ने उत्तर प्रदेश के सामने ये विजन रखी है। और मुझे विश्वास है कि मैं दो बातों का अक्सर जिक्र करता हूं और उसको ऊपर अनुकरण भी करता हूं। मेरा विश्वास है कि ये दो फिलॉसफी देश के तस्वीर को बदल सकती है। द फर्स्ट फिलॉसफी इज नॉलेज एज ए पावर, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, science, technology, research, skill and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. और दूसरी फिलॉसफी मैं अक्सर याद रखता हूं कि नो मटेरियल इज वेस्ट, नो पर्सन इज वेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, it is depending upon the appropriate vision of the leadership like Yogi ji, that you can convert waste into wealth. और हमारे देश की ये 16 लाख करोड़ की इकोनॉमी में मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ योगी जी आपसे अनुरोध करूंगा कि ये मिशन में 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी कम से कम बनाने की क्षमता उत्तर प्रदेश की है और आपके नेतृत्व में इसमें सफलता मिलेगी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ऑटो इंडस्ट्री की बात हो रही है, आप इन्वेस्टर हैं, आप टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे हैं, तो सबसे पहले पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके बीच में हुए बिना यहां इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। अभी प्रेजेंटली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का टोटल टर्नओवर 7.8 लाख करोड़ है। वर्ल्ड के सभी ऑटोमोबाइल ब्रांड हिंदुस्तान में प्रेजेंट हैं। 2 व्हीलर एक्सपोर्ट होते हैं। हमारे देश में 4 करोड़ रोजगार इसी इंडस्ट्री ने खड़े किए हैं। यही इंडस्ट्री ऐसी है कि जो सबसे ज्यादा रोजगार क्रिएट करती है। यही इंडस्ट्री है कि जिसने राज्य सरकार को और भारत सरकार को जीएसटी के रूप में सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू देने वाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। और मैंने एक मिशन के रूप में एक तय किया है कि 5 साल के अंदर ये 7.8 लाख करोड़ की इंडस्ट्री को हमको 15 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री को बनाना है। और इसका जो रोड मैप है, इसमें हम जो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं उसके कारण हमें बहुत बड़ा परिवर्तन आगे दिख रहा है। हमारे देश में जो हमारा देश ऐसा है कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा यंग टैलेंटेड इंजीनियरिंग मैन पावर अगर वर्ल्ड के किसी देश में है तो उसका नाम हिंदुस्तान है। और इसलिए हमारे जो यंग टैलेंटेड इंजीनियर्स है वो इतने जीनियस है कि वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पूरे वर्ल्ड में अगर पॉपुलर है तो आजकल वर्ल्ड में आप किसी भी देश में जाओ तो वो कहते हैं वी नीड इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। अगर हमारे दुनिया में यूके में जाए, यूएसए में जाए तो 10 डॉक्टर में से 4 डॉक्टर इंडियंस हैं। तो आज हमारे पास ये क्षमता है कि हमारे भारतीयों की ये विशेषता है कि हमारे यंग टैलेंटेड इंजीनियर जीनियस है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे लिए मिशन है। और इसलिए जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज है उसको अगर हम आत्मसात करेंगे तो हमारी गति बहुत तेज गति से हम आगे जाएंगे। और जहां उत्तर प्रदेश और योगी जी जैसी सरकार है, उन्होंने टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स को रेड कारपेट डाला है और ये कहा है कि हम आपको सब फैसिलिटी देंगे। अभी मिश्रा जी मुझे बता रहे थे कि इस बार सब डिजिटल है और फटाफट अप्लाई करो, तुरंत बात करो, कन्वे करो। ये बहुत जरूरी है क्योंकि मैं सरकार में काम करता हूं तो मैं अक्सर अधिकारियों को कहता हूं कि पहली बात, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। इवन आई लाइक पीपल हु कैन टेक द रॉन्ग डिसीजंस, but I dislike honest people who don't want to take the decisions. So transparency, time-bound decision-making process, teamwork, decentralization of power और उसके साथ साथ
जो पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, इसका सबका प्रतिबिंब उत्तर प्रदेश की सरकार में योगी जी के नेतृत्व में है। So it is a golden opportunity for investor to invest in UP. And the other important thing is that the huge potential for auto industry in India. If we want to make it double up to 15 lakh crore, you just understand what is the potential. Electric car, electric scooter, electric buses, अब electric truck, electric tractor, इलेक्ट्रिक जेसीबी, इलेक्ट्रिक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सब आए। अभी मैंने इनॉग्रेट किया ऑटो एक्सपो को। वॉल्वो के बड़े बड़े ये शेड जैसे बड़ी इतनी बड़ी मशीन इलेक्ट्रिक पर चल रही थी। 1000 करोड़ रुपए का रोड बनाना है तो 100 करोड़ रुपए हम डीजल पे खर्चा करते हैं। मैंने हमारे चेयरमैन और सेक्रेटरी को बोला कि इलेक्ट्रिक जो मशीनरी एडवांस देते हैं उसके इंटरेस्ट कम करने की कोई योजना तैयार करो। तो बोले सर इससे हमारा क्या फायदा होगा? मैंने बोला फायदा ये होगा कि 1000 करोड़ में 100 करोड़ का डीजल लगता है और इलेक्ट्रिक मशीनरी आ जाएगी, एलएनजी के ऊपर मशीनरी आ जाएगी तो इलेक्ट्रिक पर आएगी तो 10 करोड़ की इलेक्ट्रिसिटी लगेगी तो 90 करोड़ की बचत होगी। और सब कॉन्ट्रैक्टर के पास अगर इलेक्ट्रिक मशीनरी आ जाएगी तो हमारा टेंडर 10% बिलो जाएगा, हमारे रोड सस्ते में बनेंगे। So technology is very important for economic viability. Any success story we need 4 important things. The proven technology, second is economic viability, third is availability of raw material and 4 is marketability. Market का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। Inherent we have expertise. How to increase population and how to increase automobile growth. अभी हमारे देश में करीब 30 करोड़ से ज्यादा वाहन है। मैं योगी जी आपको लिख कर देता हूं कि कम से कम 10 साल के बाद जनसंख्या कम होगी और ऑटोमोबाइल की संख्या ज्यादा होगी। घर में 3 लोग और 5 गाड़ियां, दिल्ली मुंबई में यही है। और इसलिए आने वाले समय में आप बिजनेस की चिंता मत करिए, तेरे ह्यूज पोटेंशियल। देयर अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज हमारी कॉस्ट कम हो रही है। मैं परमेश्वरन जी का, अय्यर जी का धन्यवाद दूंगा। योगी जी आपसे अनुरोध करूंगा कि ये इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए ये स्क्रैपिंग की पॉलिसी हमने लाई है और भारत सरकार ने अपने 10 लाख व्हीकल 15 साल पुराने, प्रधानमंत्री जी को जब मैंने प्रार्थना की उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, सब स्क्रैप करो। और हमने 15 लाख व्हीकल स्क्रैप करने का निर्णय किया है जिसको 15 साल पूरे हुए, 10 लाख। और हमारे वित्त मंत्री जी ने इस साल के बजट में स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्कीम दी है कि वो अपनी पुरानी एम्बुलेंस, पुरानी गाड़ियां सब भंगार में डाल दे। अब मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूं, उत्तर प्रदेश का तो मुझे मालूम नहीं है, और बहुत राज्यों में ऐसी बसेस हैं कि जहां हॉर्न छोड़कर सब बजता है। और मैं सुनता था पहले कि लोग टप पर भी बैठते थे, अब मुझे मालूम है। मैं यूपी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, वैसे मैं बहुत कम आता हूं, मुझे मालूम नहीं। तो अभी ये पूरे राज्य सरकार और भारत सरकार के 45 लाख व्हीकल अगर स्क्रैप होंगे तो इसका क्या परिणाम होगा? ऑटो कंपोनेंट्स 30% सस्ते हो जाएंगे। हम एल्यूमिनियम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कॉपर इंपोर्ट कर रहे हैं, हम प्लास्टिक इंपोर्ट कर रहे हैं, हम रबर इंपोर्ट कर रहे हैं, हम वेस्ट स्टील वेस्ट हम वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा भंगार, ये कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। तो एल्यूमिनियम जो है वो अभी दुबई से या ऑस्ट्रेलिया से और यूएसए से और इधर से आता है, उसकी कॉस्ट है 145 रुपए किलो, और हमारा भंगार में मिल जाएगा उसकी कॉस्ट होगी 80 रुपए किलो। तो आपके यहाँ ऑटो कंपोनेंट्स की इंडस्ट्री एकदम बढ़ जाएगी, तो बड़ी इंडस्ट्री आ जाएगी। एक जिले में 3 स्क्रैपिंग यूनिट खुल सकते हैं। अब ये टाटा वाले बैठे ये खोल रहे हैं, मैंने आपके यूपी में ही नोएडा में सुजुकी मारुति के यूनिट को इनॉग्रेट किया, हरियाणा में भी 28-30 यूनिट हुए। हर जिले में 3 यूनिट खुल सकते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है
कि स्क्रैपिंग यूनिट, टेस्टिंग यूनिट और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, ये तीनों का एक क्लस्टर बनाकर ट्रांसपोर्ट मंत्री जी और सेक्रेटरी से अनुरोध करता हूं कि यूपी के हर जिले में आप खोल दीजिए। हमारे डिपार्टमेंट से पूरा सहयोग करेंगे और जिसके कारण रॉ मटेरियल तैयार हो जाएगा। अगर रॉ मटेरियल सस्ता हो जाएगा तो इन्वेस्टर दौड़ते हुए आएगा। तो मेरा आपसे पहला ही अनुरोध है कि इस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से इसका उपयोग होगा। आज भारत में 20.8 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल है और उसमें से 2021 की तुलना में करीब 10 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल 300% बढ़ोतरी हुई है और 2030 तक मेरा अनुमान है कि 2 करोड़ व्हीकल आएंगे। अब 50 लाख तो गवर्नमेंट के आए। मैंने अभी परमेश्वरन जी को कहा कि नीति आयोग और हम मिलकर ऐसी कोशिश करें कि ये 45-50 लाख व्हीकल जो स्क्रैप होंगे ये पूरे इलेक्ट्रिक या अल्टरनेटिव फ्यूल पर रहेंगे तो इसका मार्केट तो तैयार हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में 2030 तक 2 करोड़ व्हीकल हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर 4.5 लाख है और ये भी आने वाले समय में हमारे स्टार्टअप बड़े होशियार हैं। मैंने ये बजाज की इलेक्ट्रिक स्कूटर, हीरो की, टीवीएस की लॉन्च की। उन्होंने बहुत सुंदर स्कूटर और बाइक बनाई है, उसकी कीमत है 1,30,000। ये आपके कानपुर और लखनऊ वाले उनके होशियार बने। अभी 400 स्टार्टअप शुरू हुए। उन्होंने क्या किया कि सर्वे किया कि एक आदमी एक दिन में कितना किलोमीटर स्कूटर चलाता है। तो ध्यान में आया कि एक सर्वे में आया 24 किलोमीटर, दूसरे में आया 26 किलोमीटर। तो ये जो छोटे छोटे लोग हैं जो ई स्कूटर बना रहे हैं, उन्होंने 60 किलोमीटर चार्जिंग कर सके ऐसी लिथियम बैटरी लेकर स्कूटर बनाई और उसकी कीमत 70,000 रुपए है। और देहात में छोटे छोटे लोग, सफाई कामगार, कंपाउंडर, पुलिस कांस्टेबल, सब इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद रहे। खर्चा कुछ नहीं, घर में जाके प्लग लगा देते हो जाता है। तो नेचुरली इसकी इतनी डिमांड बढ़ रही है कि मुझे लगता है कि इसके कारण बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट यूपी में आएगी और करीब 10 लाख नए रोजगार निर्माण होंगे और आज एकदम 30,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएंगी। कानपुर, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा और मेरठ, यहाँ छोटे मोटे ईवी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया है और जैसे आपकी पॉलिसी आएंगी तो निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। एक योगी जी, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, अभी मैंने मुंबई में इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का लॉन्च किया अशोक लेलैंड की, और अभी मुंबई में एक स्टडी किया गया कि डीजल बस जो चलती है उसकी पर दिन कॉस्ट 115 रुपए पर किलोमीटर आती है और देश में 1.5 लाख बसेस है। पर मेरा अनुमान है कि देश में अगर पॉलिसी, अभी मैंने बेंगलोर में वॉल्वो की 15 मीटर की स्लीपर कोच की बस का लॉन्च किया। इतनी सुंदर बस है कि हवाई जहाज जैसा लगता है। फिर मैंने वॉल्वो को सुझाया बिजनेस क्लास बस बेंगलोर के लिए तैयार करो कि जहां कंप्यूटर ये वो सब अरेंजमेंट है, हवाई जहाज जैसी, एग्जीक्यूटिव क्लास जैसी, और लोग सोकर उसको देखकर आगे जाते हैं। तो वो भी बस आ गई। जैसे लखनऊ से कानपुर जाना है तो ये बस आएगी तो लोग उसमें जाएंगे जो एग्जीक्यूटिव क्लास के लोग हैं। तो आने वाले समय में बस में बहुत पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक बस में। और इसलिए मैं आपको एक मॉडल सुझाता हूं जिसमें आपको 1 रुपया लगाना नहीं है, उल्टा आपको हर साल 100 करोड़ 200 करोड़ फायदा होगा। इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है और यूपी की जनता एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक बस में घूमेगी और किराए का रेट आप चाहेंगे तो 25 से 30% कम कर सकते हैं। वो लंदन ट्रांसपोर्ट का मॉडल ऐसा है कि वहां 9 ऑपरेटर है, बस का रन 80 है, ड्राइवर ऑपरेटर का है और कंडक्टर कारपोरेशन का है। और यहां सब बसेस में, थोड़ा साफ बात कहने में, मैं यूपी के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं हमारे उधर के अनुभव की बात बता रहा हूं कि जो कंडक्टर होता है, जो टिकट देता है, वो पैसा अपने जेब में रखता है और दूसरा डीजल जो होता है निकाल लेते हैं। तो दोनों के कारण मेरे पास सब स्टेट ट्रांसपोर्ट का बस मेरे पास ही है, सबका बैंड बच चुका। ऑल ओवर इंडिया सब लॉस में है। अब इलेक्ट्रिक ऐसा है कि फूंक कर निकली नहीं जा सकती। और मैंने ये टाटा से लेकर सबको सुझाव दिया
कि एंट्री सामने से होगी, सामने से चलेंगे, सामने से उतरेंगे, टिकट नहीं होगा, कार्ड होगा, और वहां कैमरा लगा हुआ होगा ड्राइवर के बाजू में, कुछ भी गड़बड़ हुई कोई तो दिख जाएगा, और वो कार्ड दिखाएगा, अंदर जाएगा, कार्ड दिखाएगा, बाहर आएगा, और उसके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे। कोई कंडक्टर नहीं, चोरी नहीं, कुछ नहीं। तो इलेक्ट्रिक की भी चोरी नहीं और टिकट की भी चोरी नहीं, और जहां 100 रुपए का डीजल पेट्रोल लगता है वहां 10 रुपए की बिजली लगेगी। हमने टेंडर निकाला, भारत सरकार ने 4,500 बसेस का टेंडर निकाला। नॉन एसी बस का टेंडर आया 39 रुपीज पर किलोमीटर, और एसी बस का टेंडर आया 41 रुपीज पर किलोमीटर। लंदन ट्रांसपोर्ट ने क्या किया, हर ऑपरेटर को गारंटी दी कि हर दिन 250 किलोमीटर बस घूमे या ना घूमे, हम 10,000 रुपए आपको देंगे, ड्राइवर उसका, कंडक्टर कारपोरेशन का। और ये 250 किलोमीटर घूमती है बस, लखनऊ में भी जो घूम रहे हैं वो भी घूमती है 250 किलोमीटर, तो उसको 10,000 मिलेंगे, 35,000 का गल्ला आएगा। 10,000 रुपए और आप कहीं डाल दो, ड्राइवर कंडक्टर खर्चा का 10,000 रुपए आपको प्रॉफिट मिलेगा। 1 रुपया लगाना नहीं, लाएगा इन्वेस्टर, वो डालेगा बस, रंग होगा एक ही, ड्राइवर होगा उनका, कंडक्टर होगा आपका, पैसा आपको मिलेगा, और पूरी जनता फुकट एसी क्लास में घूमेगी। तो आपके ये लंदन ट्रांसपोर्ट का मॉडल आप स्वीकार करिए। अभी उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख बसेस आएगी, 3 लाख लोगों को, ड्राइवर को रोजगार मिलेगा, और पूरी उत्तर प्रदेश की जनता बढ़िया प्रवास कर सकती है। बाद में आप यही एयर कंडीशन बस लखनऊ से दिल्ली, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, फिर यही बस लखनऊ से कानपुर, और अब पूरे बड़े बड़े शहरों को जोड़ दीजिए। अभी हमने हाईवे बनाए, अब तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। दिल्ली से मेरठ आपने कहा 40-45 मिनट में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में, श्रीनगर 8 घंटे में, जयपुर 2 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। और अभी हमारे नागपुर से हम रोड बना रहे हैं, नागपुर से पुणे 24 घंटे लगते थे, अब 4.5 घंटे में। पुणे से बेंगलोर 11 घंटे लगते थे, अब 4.5 घंटे में। और बंगलोर से चेन्नई 2 घंटे में, और अभी प्राइम मिनिस्टर अगले महीने में इनॉग्रेशन कर रहे हैं मैसूर से बेंगलोर 1 घंटे में। तो लोग अपने गाड़ी के बजाय एयर कंडीशन बस में बिजनेस क्लास जैसे बैठकर जाएंगे, तो उनको उतना तो पेट्रोल डीजल के पैसों में फायदा भी होगा और कंफर्ट मिलेगा। तो आने वाले समय में मुझे लगता है ये मॉडल से लेंगे तो बस में काफी आएगी। फिर इलेक्ट्रिक कार आई है, मैं सुप्रीम कोर्ट तक गया था क्योंकि मैंने ये ई रिक्शा शुरू की। मुझे बहुत बार याद है, आज मुलायम सिंह यादव जी ने लोकसभा में कहा था कि राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि मैं जिंदगी भर ये साइकिल रिक्शा में नहीं बैठूंगा, आदमी आदमी को ढोने का काम करता है। और ये बिल मैंने पास किया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई चली। 1 करोड़ लोग आदमी को आदमी ढोने का काम करता था, और ये ई रिक्शा आया, 1 करोड़ लोगों में से लगभग 90% लोग अब ई रिक्शा चला रहे हैं, और कम से कम रोज के 1000 रुपए कमा रहे हैं। और मुझे खुशी है कि इस देश की ये अमानवीय प्रथा बंद हुई, अब ई कार्ड आया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सब्जी के लिए, गेहूं के लिए, चावल के लिए, सब के लिए जितना ट्रांसपोर्ट होता है, अब ये ई रिक्शा, अभी मेरे यहाँ सब्जी होती है, मैंने अभी एक 600 किलो की रिक्शा ली, मेरी पत्नी यहाँ खेती देखती है, रोज मेरे घर से वो ऑर्गेनिक सब्जी नागपुर में आती है, वो ई रिक्शा में आती है, ई कार्ड में, उसका खर्चा नहीं के बराबर है। इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रिक ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इसका खर्चा नहीं के बराबर है। पेट्रोल की तुलना में 10% उसका खर्चा है, और रात को घर में लगा दो, सुबह चार्ज हो जाएगा। तो आप ये भी पॉलिसी बनाइए जिसके कारण बड़े प्रमाण पर रोजगार निर्माण होगा। अब ये जो बैटरी है, ये हमारे लिए समस्या है। हमारे यहाँ जो लिथियम आयन बैटरी बनती है वो कॉस्टली है, वो इसका व्हीकल का हार्ट है। पर मैं आपको करूंगा, अभी हमने बैटरी केमिस्ट्री पर काफी काम हुआ है,
एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन, सोडियम आयन, एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी, अभी महेंद्र ने वो ले ली, ये लोग लगातार ला रहे हैं, अपने फरीदाबाद के इंडियन ऑयल वालों ने तैयार किए। तो आने वाले समय में, अभी 2-3 दिन पहले कश्मीर में हमको लिथियम आयन का ये बहुत बड़ा ये मिला है, तो मुझे लगता है कि इसमें निश्चित रूप से होगा। ये बैटरी के लिए जो इंपोर्ट होता था मशीनरी का, उसको हमने कस्टम्स में अब छूट दिए, निर्मला जी ने अपने बजट में। ये बैटरी इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फतेहपुर, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, ऐसे जगह पर बैटरी इंडस्ट्री के लिए आपने अगर भारत सरकार की तो नीति आई है और कोई पॉलिसी बनाई, तो ये एक हब बन सकता है, जिसके लिए मुझे लगता है कि इसमें भी आप जरूर विचार करिए। इसके साथ साथ विशेष रूप से जो इलेक्ट्रिक बसेस है अभी 740 है, ये काफी बड़े प्रमाण पर लंदन ट्रांसपोर्ट के मॉडल में बढ़ सकती है। जो चार्जिंग स्टेशन की बात आपने की, हम 670 जगह पर NHMA जैसे उत्तर प्रदेश में भी है, हम रोड साइड एम्यूनिटी बना रहे हैं, उसमें चार्जिंग स्टेशन है। और अभी वो चार्जिंग स्टेशन ऐसे बना है कि वहां हेलीपोर्ट भी है। और अभी मैंने दिल्ली में एक लॉन्च किया ड्रोन 200 किलो वाला, तो 200 किलो सामान होता। अभी एक MGM इंस्टीट्यूट है चेन्नई में, जो हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं और लंग ट्रांसप्लांट करते हैं। मैंने उनके यहाँ का उद्घाटन किया कि कोई लंग्स डोनेट करता है या हार्ट डोनेट करता है और जल्दी ले जाना पड़ता है हॉस्पिटल, तो उसके लिए रेड क्रॉस ट्रीटमेंट है सरकार की, VIP। तो हार्ट को वो ड्रोन में रखते हैं और एयरपोर्ट से उड़ाकर हॉस्पिटल में लाते हैं और तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। अब योगी जी वो दिन दूर नहीं है कि 200 किलो के बजाय 1000 किलो वाला ड्रोन 4 लोगों को लेकर हवा में उड़कर आएगा। वो दिन अब दूर नहीं है। वो ड्रोन बनाने की भी इंडस्ट्री हमको डालनी है। ये ई मोबिलिटी में अब वो दिन दूर नहीं है। अभी वो ड्रोन वाले ने परसों जिसको मैंने कार्यक्रम में लॉन्च किया, उसने हिमाचल प्रदेश में क्या किया, जो सेब पहाड़ी पर थे वो सेब ड्रोन से नीचे लाए मार्केट में, और जो नीचे का सामान था वो ऊपर लेके गया। अभी मैं लद्दाख और लेह में एक फेनाकुलर रेलवे बना रहा हूं। इंडियन IIT का इंजीनियर है, और रेलवे मैंने ऐसी बनाने का डिजाइन किया कि नीचे में भेड़ बकरी रहेगी, क्योंकि वहां जानवर भी जाते हैं, और ऊपर में लोग बैठेंगे और सामान होगा, और वो पहाड़ से ऐसे लगकर ऊपर जाएगा। तो ई मोबिलिटी में अभी हमारे यहाँ 265 केबल कार, रोपवे, फेनाकुलर रेलवे हमने मंजूर की है। यूपी के भी शायद कुछ किए होंगे, मुझे पता नहीं। तो ई मोबिलिटी में अभी बंगलोर में मैं गया था, वहां बंगलोर में इतना ट्रैफिक जाम है, चीफ मिनिस्टर बहुत तरस थे, मुझे बोले कुछ सोल्यूशन बताओ। तो मैं ऑस्ट्रिया गया था, तो डॉफल मेयर करके कंपनी को मैंने देखा, उनने फिलीपाइंस में हवा में उड़ने वाली डबल डेकर बस मैंने देखी, और वो मैं ऊपर के ऊपर हवा में 200 लोग डबल डेकर में बैठकर उड़ते हैं वो केबल पर। तो अब वो बहुत से शहरों में हम वो बस ला सकते हैं। मैं बंगलोर के लिए उसका अध्ययन कर रहा हूं, और 1 रुपया देने की जरूरत नहीं, पैसा लगाने वाले हम तैयार हैं, आप प्रपोजल दे दो। हमारा एक डिपार्टमेंट ऐसा है, मैं बोलता हमारे पास पैसे की कमी नहीं, और मैं कभी 2-4 हजार करोड़ तो ऐसे ही बोलता हूं, और अभी भी पत्रकारों को बोल देता हूं कि मैंने जितने लाख करोड़ बात की वो लिख लेना आपके डायरी में, और एक भी काम नहीं होगा तो ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। तो हमारे यहाँ कोई पैसे की कमी नहीं। 2 चीजें और करिए, इसीलिए बसपोर्ट की योजना हमने बनाई है। आप उत्तर प्रदेश में जगह आपकी है, मैं एयरपोर्ट जैसे सुंदर बसपोर्ट बना देता हूं अपने पैसे। अगर प्रॉफिट मिला तो आधा आपका आधा हमारा। एयर कंडीशन, तो ये पूरे इलेक्ट्रिक बसेस और एयरपोर्ट होंगे तो उत्तर प्रदेश का तो एकदम नक्शा बदल जाएगा। तो मैं निश्चित रूप से बताऊंगा कि इसमें आपका निश्चित सहयोग हम लोग करेंगे। स्क्रैपिंग के बारे में विशेष रूप से अगर आप योजना बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश में कम से कम 300 यूनिट शुरू हो जाएंगे, और इसके कारण बहुत बड़ा रोजगार निर्माण होगा, और ये अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल के कारण फिनिश करने वाली बड़ी इंडस्ट्रियां आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये भी बात आप जरूर सोचिए। 2 चीजें और मैं आपको बताऊंगा कि मैं किसान सेंट्रिक हूं, और ये जो ऊर्जा निर्यात करने वाली बात है, इसमें हम लोग सबसे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर
towards energy and power sector. 87% लैंड आपकी इरिगेटेड है, इतनी सुंदर लैंड है, जमीन है, और हमको गरीब को धनवान बनाना है। धनवान को धनवान वैसे ही बन जाता है, और जो गांव गरीब मजदूर किसान है उसको धनवान बनाकर टेक्नोलॉजी उसको देना है। आज आपके यहाँ 27.60 लाख हेक्टेयर गन्ना है, और मैं भी 3 चीनी मिलें चलाता हूँ, तो गन्ने का इकोनॉमिक्स को जानता हूँ। आपके यहाँ तो गन्ने के उत्पादन में अब काफी बढ़ोतरी हुई है, और अभी ये 50,000 करोड़ की इकोनॉमी हो गई है। ये इथेनॉल आया, इसके लिए किसानों को पैसे मिले, नहीं तो आपका सर दर्द बढ़ता। अगर इथेनॉल नहीं आता तो तकलीफ होती। अभी कम से कम 2 करोड़ रोजगार इसमें खड़े हो सकते हैं। यूपी 250 करोड़ लीटर इथेनॉल देती है, और अभी तक 75 डिस्टिलरी है। मैं पेपर पे लिख देता हूं, आप 500 डिस्टिलरी निकालिए तो भी देश में इथेनॉल की कमी है। अगर जब हम पेट्रोल में इथेनॉल डालेंगे 20%, तो हमको 1000 करोड़ लीटर इथेनॉल चाहिए। अभी हम केवल 460 करोड़ लीटर बना रहे हैं। अभी मैंने जनरेटर सेट वालों की मीटिंग बुलाई है कि एक छोटी सी किट लगाकर डीजल के बजाय वो अगर इथेनॉल पे जाएंगे तो 4000 करोड़ लीटर इथेनॉल उसके लिए लगेगा। फिर अभी हम फ्लेक्स इंजन ला रहे हैं, जो मेरा सपना है। टोयोटा ने अपनी गाड़ियां लाई, बाकी भी लोग ला रहे हैं, और वो गाड़ियां ऐसी है कि जैसे कैमरी करके उनकी गाड़ी थी, जो पेट्रोल डालते थे तो 40% पेट्रोल पर 40% बिजली तैयार करती थी, और 60% पेट्रोल पे चलती थी। फ्लेक्स इंजन का मतलब ऐसा है कि 60% 100% इथेनॉल डालना, पेट्रोल नहीं, और 60% वो इथेनॉल पे चलेगी और 40% बिजली तैयार करेगी। तो हमारे कंज्यूमर को 25 रुपए लीटर पेट्रोल के भाव से उनका जो एवरेज है वो मिलेगा। इतनी बचत है। बजाज, टीवीएस, हीरो सब ने फ्लेक्स इंजन पर स्कूटर और मोटरसाइकिल तैयार की है, और गांव में इथेनॉल के पंप अगर शुरू करने वाले, अभी भारत सरकार परमिशन दे रही है। प्रधानमंत्री ने 3 पंप पुणे में शुरू कर दिए हैं, और उत्तर प्रदेश में अगर इथेनॉल के पंप शुरू हो गए तो इथेनॉल की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बदल सकती है। तो फ्लेक्स इंजन वाली बात को आप विशेष रूप से इसमें जोड़िए। दूसरा जो है वो हाइड्रोजन है। जो हाइड्रोजन कोयले से तैयार होता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, जो पेट्रोलियम से होता है वो ब्राउन हाइड्रोजन, और जो बायोमास या ऑर्गेनिक वेस्ट या पानी से तैयार होता है वो ग्रीन हाइड्रोजन। अब ये जो पानी तो आपके पास इतना पड़ा हुआ है कि हमारे यहाँ 450 फुट नीचे जाने के बाद पानी मिलता है, आपके यहाँ तो कहीं भी पानी मिलता है। ये देख के भी हमको ऐसा लगता है कि देखो कितने भाग्यवान लोग हैं। तो मुझे आपको इतना ही कहना है कि हमारा किसान अपने कुएं से पानी निकालेगा, और वहां वो गेहूं चावल को रखने के लिए प्री कूलिंग कोल्ड स्टोरेज के लिए रूफटॉप सोलर 2 रुपए 40 पैसे यूनिट की बिजली मिलेगी। और पानी से इलेक्ट्रोलाइजर का अभी वी आर द नंबर 1 मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। अभी मैंने कर्नाटक में, बेंगलोर में एक फैक्ट्री नाम, सब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 95%। 1 करोड़ 20 लाख का इलेक्ट्रोलाइजर है। वो डालने के बाद पानी से हाइड्रोजन निकलता है, पर उसमें 56 यूनिट बिजली लगती है। यही उसमें थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है। और उसके बाद जनरेटर लगता है उसको कंप्रेस करने के लिए, वो हम 110 रुपए के डीजल के बजाय 60 रुपए के इथेनॉल पर आएगा, तो हाइड्रोजन की कॉस्ट कम होगी। पर इससे भी अच्छी टेक्नोलॉजी आई है जो हमारी इंडियन साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर ने तैयार की है, कि हमारा बगास, हमारी परली, राइस स्ट्रॉ, हमारा कोई भी बायो वेस्ट, बायोमास, और by using biotechnology we can increase the production of biomass। अभी एक थाईलैंड से नेपियर ग्रास आया, वो 1 एकड़ में साल भर में 1000 टन निकलता है, और वो बायोमास अगर बायोडाइजेस्टर में डाला तो मीथेन निकलता है, और मीथेन से CO2 निकाला तो बायो CNG और बायो LNG निकलता है, और उसी से मीथेन से हम हाइड्रोजन भी तैयार कर सकते हैं। जो म्यूनिसिपल वेस्ट है लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों की, जो सीवेज वाटर है, उससे भी हम हाइड्रोजन बना सकते हैं। तो मेरा आपसे एक सुझाव है कि उत्तर प्रदेश में पानी है, और ये जो बगास है ये अभी पावर बनाते हैं, तो उसके बजाय इसका उपयोग और परली का उपयोग अगर हम लोग उसको जलाकर गैसेस निकालकर उससे अगर ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे
तो वो 100 रुपए किलो से कम आएगा, और 1 किलो में 450 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, तो समझो कितना फायदा है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ट्रक, बसेस, ट्रैक्टर, हवाई जहाज, रेलवे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, सब स्टील इंडस्ट्री, सब हाइड्रोजन पे चलने वाली है। और भारत ये ऊर्जा आयात करने वाला नहीं, एनर्जी आयात करने वाला नहीं, तो एनर्जी को निर्यात करने वाला देश बनने वाला है। प्रधानमंत्री जी का सपना है, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन का भी आप अलग से करिए। जो एक बात मैंने कही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की, उसमें अभी हम ई हाईवे बना रहे हैं, दिल्ली जयपुर वो रेलवे जैसी केबल डाल रहे हैं, और इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक बस उसमें जाएगी। तो ये एक सक्सेस हो गया, तो आपको आपकी ट्रक और बसेस भी इलेक्ट्रिक में जाएगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम देश में हमारे ट्रेड बिजनेस में है, हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है, और चाइना की 8 से 10% है, यूरोप और अमेरिका की 12% है, और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें सिंगल डिजिट में आना है। अगर हमने फ्यूल की कॉस्ट कम, अभी एलएनजी का ट्रक आया है, एलएनजी का ट्रक एक बार गैस भरने से, एलएनजी भरने से 1400 किलोमीटर चलता है, ब्लू एनर्जी का मैंने लॉन्च किया अभी पूना में, और उसकी कॉस्ट डीजल की तुलना में 40%। और ये परली जो है 5 टन ऑफ परली इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी एंड बायो एलएनजी। ये 15-20 इंडस्ट्री अभी हरियाणा और पंजाब में शुरू हो गई है। तो मुझे सभी दृष्टि से अगर हम प्रयास करेंगे, तो हमारा किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा। तो एक अन्नदाता से ऊर्जादाता, ये भी एक बहुत अच्छी बात होगी। जहां तक मैं आपको कहूंगा कि ग्रीन हाइड्रोजन के साथ, ये मेरे साथ एक गाड़ी है जिसको आदरणीय मंत्री जी को भी घुमाया मैंने, योगी जी को भी घुमाया, क्योंकि मैंने उनको बताया आज कि मैं वो कह रहा था कि पानी से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन से गाड़ी चलेगी। तो एक बार डाइनिंग टेबल पर मेरे पत्नी ने मुझे पूछा कि पानी से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन से गाड़ी चलेगी, मेरा ही विश्वास नहीं बैठता तो लोगों का कैसा बैठेगा। तो मैंने टोयोटा इंडिया के चेयरमैन विक्रम किर्लोस्कर के बेचारा देहांत हो गया उसका, उनको फोन किया और उनको कहा मुझे हाइड्रोजन की गाड़ी चाहिए, अब मेरे घर पर है। अब मैं कोई भी बोलता हूं तुमको हाइड्रोजन पे कैसे गाड़ी मिलना चाहो, बैठो गाड़ी में, मर्सिडीज से अच्छे कंफर्ट है, और वो गाड़ी हाइड्रोजन पे चल रही है। तो मुझे लगता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ इट मीन्स दैट आई एम पॉसिबल। और मुझे बहुत खुशी है, और आपको मैं ये अनुरोध करूंगा इन्वेस्टर्स को कि यूपी इज द बेस्ट डेस्टिनी। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, चारों बातें हैं। लैंड सस्ती है, स्किल्ड मैन पावर रिजनेबली अच्छे रेट में है, मुंबई में बहुत कॉस्टली है। तो मुझे लगता है, और यूपी को वेल कनेक्टेड है, हाईवे अच्छे बने हैं, और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, और निश्चित रूप से इट इज द बेस्ट डेस्टिनी फॉर डेवलपमेंट, फॉर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट। और ई मोबिलिटी में तो पोटेंशियल है ही, 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री 5 साल में बन रही है, तो ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ई मोबिलिटी में आइए, इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करिए, और विशेष रूप से नए रोजगार निर्माण होंगे, गरीबी दूर होगी, हिंदुस्तान में वेल्थ बढ़ेगी, आत्मनिर्भर भारत होगा, और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का, वो पूरा करने में आप सबका सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you very much, sir, for sharing your vision. At the last, for vote of thanks, I'd like to invite Mr. Venkateshwara Luthi.